हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। सीआरपीसी में अरेस्ट का टॉपिक कर रहे थे जो हमने कवर कर लिया था 41 से लेके 50 ए तक कवर कर लिया था, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, चाहे वो आपका अरेस्ट हो कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, प्राइवेट पर्सन कैसे अरेस्ट करता है, री अरेस्ट क्या होता है, उसके बाद आपका मैजिस्ट्रेट कैसे अरेस्ट करता है, प्रोटेक्शन जो दी जाती है, फिर किसी प्लेस को सर्च करना है सेक्शन 47 वो कैसे होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कंसेप्ट थे, मेमोरेंडम, इंटीमेशन मेमो, कंट्रोल रूम, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे हमने सेक्शन 41 से लेकर 58 तक कंप्लीट कर लिए थे और अरेस्ट के बारे में बता रहे थे। अरेस्ट डिफाइन कहाँ है तो मैं बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 5 में है। इससे पहले 2-3 वीडियो आ गई हैं अरेस्ट की, जिसमें हमने ये सारे सेक्शन कवर कर लिए हैं। आज उससे आगे के सेक्शन कवर करेंगे जो कंटेन करेंगे सेक्शन आज 51 से 60A तक। ये 10-11 सेक्शन है, ये सारे के सारे नहीं करेंगे, इतने इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है भी, लेकिन हाँ 4-5 सेक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं 4-5 सेक्शन आज करवाऊँगा। बाकी की जो सेक्शन है जैसे 56 हो गया, 59, 60, 60A, 57 वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हल्की सी डायरेक्ट रीडिंग भी दोगे तो भी वो अपने आप हो जाएंगी। तो आज मैं खाली इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका एग्जामिनेशन हो गया अरेस्टेड या एक्यूज पर्सन का, रेप के एक्यूज जिसने रेप कमिट किया 53A में, उसका एग्जामिनेशन कैसे होता है। उसके बाद सीजर मेमो जो बनता है 51, 52 में, वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, ये पूरे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो करूँगा। तो अगर अभी आप लोगों ने देखा हो तो जो हमने 41 से 50A तक किया है उसमें भी मैंने 2 कैटेगरी बांट रखी थी। एक वीडियो मैंने 41 से लेके 45 तक बनाई थी, जिसमें खाली हमने अरेस्ट के बारे में जाना था कि अरेस्ट कब कब हो सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैसे होता है, नॉन कॉग्निजेबल में कैसे होता है, प्राइवेट पर्सन मैजिस्ट्रेट कब कर सकते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में 45 से लेके 58 तक, 46 से लेके 58 तक, वहाँ पे अरेस्ट के बारे में नहीं जाना हमने वहाँ पे जाना प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट होता कैसे है, हमने वो प्रोसीजर जाना था। ठीक है, तो अब प्रोसीजर भी पता लग गया, अरेस्ट कहाँ कहाँ करते हैं वो भी पता लग गया। ठीक है, अब देखेंगे कि अरेस्ट कर चुके हैं उसके बाद का प्रोसीजर क्या हो। 46 से 50 प्री अरेस्ट था और पोस्ट अरेस्ट आएगा कि अरेस्ट कर लिया उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, अरेस्ट करने के बाद एग्जामिनेशन होगा, सीजर मेमो बनेगा, वो सब चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें सेक्शन 51 से 60। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 51 से। सेक्शन 51 क्या कह रहा है। सेक्शन 51 आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर आप लिटिगेशन किया, कोर्ट में प्रैक्टिस करी है, तो एक वर्ड होता है सीजर मेमो, जो पुलिस सीज करती है जो भी आर्टिकल्स रिकवर होते हैं अरेस्टेड पर्सन के पास से। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है 51 में, वो प्रोसेस बता रखा है कि पुलिस ऑफिसर जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है वो सीजर मेमो बनता है। सीजर मेमो होता क्या है, जो भी आर्टिकल होते हैं, जो भी आर्टिकल होते हैं आपके अरेस्टेड पर्सन के पास, मोबाइल फ़ोन हो गया, वॉलेट हो गया, या कोई ऐसा वेपन हो गया, पेन हो गए, कोई भी ऐसा वेपन हो गया, तो कुछ सब कुछ जितने भी आर्टिकल जो जो रिकवर होता है, उसके कपड़े छोड़ के उसके पास से जो जो चीज़ रिकवर होती है, जो जो आर्टिकल रिकवर होते हैं, उसको पुलिस सीज़ कर लेती है। और सीज़ करने के बाद एक सीजर मेमो बनाती है, वो बता रखा है सेक्शन 51 में कि जो जो आर्टिकल रिकवर होंगे, जो जो आर्टिकल होंगे आपके अरेस्टेड पर्सन के पास, तो जेल में ले जाने से पहले उससे वो आर्टिकल रिकवर कर लिए जाएंगे। और रिकवर करने के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें सब कुछ मेंशन करा जाएगा कि इस बंदे से ये चीज़ मिली थी, ये आर्टिकल मिला था, ये आर्टिकल मिला था, पूरी एक लिस्ट बनती है जो पुलिस अपने पास रखती है और एक अरेस्टेड पर्सन की फैमिली को भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 51 नॉर्मली हमें खाली रिसर्च मेमो की बात बताता है, सीजर मेमो की बात बताता है। ठीक है, सेक्शन 51 के 2 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 में सिंपल एक बात बता रखी है कि अगर मेल है तो मेल को का जो भी सीजर मेमो होगा, जो भी सर्च होगा उसका, आर्टिकल कौन कौन से लेके हैं उसके पास, वो सर्च जो है वो मेल पुलिस ऑफिसर ही करेगा, उसका एक सीजर मेमो बनाएगा। 51 की क्लॉज 2 कह रही है कि अगर फीमेल है तो फीमेल की सर्च रिगार्डिंग आर्टिकल वो एक फीमेल ऑफिसर ही करेगी और उसके बाद एक रिसर्च मेमो बनेगा। ये सेक्शन 51 बता रहा है। तो इन शॉर्ट पता लग गया कुछ नहीं है, अगर पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया किसी पर्सन को, नो मैटर इन
उसे जो अरेस्ट किया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किया है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसे अरेस्ट कर लिया तो उसका एक सीजर मेमो बनाएंगे, उसको जेल में ले जाने से पहले, जेल में डालने से पहले एक सीजर मेमो बनेगा। सीजर मेमो में सब कुछ मेंशन किया जाएगा कौन से आर्टिकल से रिकवर हुए हैं। मेल है तो मेल ऑफिसर, फीमेल है तो फीमेल ऑफिसर। बस सेक्शन 51 ये बता रहा है, 2 क्लॉज है, पहले में मेल, सेकंड में फीमेल के रिगार्डिंग। ठीक है, अब आता है सेक्शन 52 पे। मैंने सेक्शन 51 में मैंने बार एक ही चीज़ बोली कि पुलिस ऑफिसर कर सकता है वो, मतलब प्राइवेट पर्सन के पास राइट नहीं है। प्राइवेट पर्सन को हमने अरेस्ट करने का राइट दे रखा है सेक्शन 43 में कि कोई कोई नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस या प्रोक्लेम ऑफेंडर है तो उसको प्राइवेट पर्सन विदाउट वारंट विदाउट ऑर्डर अरेस्ट कर सकता है। लेकिन प्राइवेट पर्सन को सीजर मेमो बनाने का राइट नहीं है अरेस्टेड पर्सन को। 51 में खाली जो राइट दे रखा है वो पुलिस ऑफिसर को दे रखा है, लेकिन 52 ये प्राइवेट पर्सन को भी राइट देता है। कब, कौन सी सिचुएशन में? जब कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है अरेस्टेड पर्सन के पास से। सपोज मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ, मैं किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे सामने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल नेचर का, या वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, मेरे को पता है, और मैंने उसे अरेस्ट कर लिया। अब उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन है, ऑफेंसिव वेपन है उसके पास, तो मेरे को तो एप्रीहेंशन है, मेरे को तो डर है कि हो सकता है वो अपने डिफेंस में वो ऑफेंसिव वेपन मेरे पे भी यूज़ कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, अपने आप को बचाने के लिए वो किसी पे भी यूज़ कर सकता है वो वेपन, है ना। तो उस पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए, जो उसके पास ऑफेंसिव वेपन है मैं उसको सीज कर सकता हूँ। बस प्राइवेट पर्सन के पास यहाँ राइट है जो 52 में दे रखा है। ये प्राइवेट पर्सन पे भी है, पुलिस ऑफिसर पे भी है, लेकिन 51 खाली पुलिस ऑफिसर पे। 52 में क्या है कि ड्यूरिंग अरेस्ट कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है अरेस्टेड पर्सन के पास से, तो प्राइवेट डिफेंस में प्राइवेट पर्सन भी उस चीज़ को सीज कर सकता है, उससे ले सकता है, लेके पुलिस को हैंड ओवर कर सकता है। सेक्शन 52 हमें बस इतना बता रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 51 52 ईजिली समझ आ गए होंगे, कोई वो नहीं था कि दोनों में। 51 में सीजर मेमो, रिसर्च मेमो बनता है जो पुलिस ऑफिसर बनाता है, मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर सर्च करेगी। 52 में प्राइवेट पर्सन को भी हमने राइट दे दिया, प्राइवेट पर्सन भी उसको वो चीज़ कर सकता है। ऑफेंसिव वेपन है अगर अरेस्टेड पर्सन पे, जिसको अरेस्ट करने जा रहा है, तो अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए, अरेस्ट को प्रॉपरली करने के लिए उस ऑफेंसिव वेपन को भी सीज करके पुलिस को दे सकता है। 51 52 हो गया। अब बात करते हैं 53, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन। 53 53A 54 54A, ये चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कौन सा सेक्शन कब आया था, कौन सी अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था। पहले 53 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 53 कहता है हमें कि जो भी एक्यूज्ड है उसका एग्जामिनेशन होगा। अब एक डिफरेंस होता है, एक एक्यूज्ड होता है, एक अरेस्टेड पर्सन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अरेस्टेड पर्सन वो होता है जिसके ऊपर भी ट्रायल चलेगा, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो 53 सेक्शन जो है ना वो एक्यूज्ड की बात कर रहा है, अरेस्टेड पर्सन की बात नहीं कर रहा। पहली बात वही बता रहा है कि किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया ना तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब मेडिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहली बात मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, होगा, करेगा कौन? तो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है भाई, अब मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा हूँ। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? तो वो 53 के एक्सप्लेनेशन सेकंड में बता रखा है। मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो एनरोल्ड हो रखा है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल्ड है वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। और सेक्शन 53 में एक अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन वही करेगा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल्ड है। अब बात करते हैं सेक्शन 53A की। 53A सबसे पहली बात ये ऐड हुआ था 2005 में। सेक्शन 53A 2005 में ऐड हुआ था। इसमें होता क्या है, जो भी पर्सन है जिसने रेप कमिट किया उसका एग्जामिनेशन होता है 53A में, जो 2005 में ऐड हुआ था। 53A में कहता है कि जो भी वो एक्यूज्ड है रेप ऑफेंस का, उसका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है,
अब कौन करेगा एग्जामिनेशन, तो वही 53 में जो बताया मैंने, मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जिस पर्सन ने रेप कमिट किया है, जो ऑफेंस कमिट किया है, वो ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे मतलब आसपास कोई है ही नहीं, मेडिकल प्रैक्टिशनर ही नहीं है कोई। तब कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन तो ज़रूरी है उस टाइम पे, लेकिन आसपास कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही नहीं है। सिचुएशन तो ऐसी भी आ सकती है। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है, मैंने एक एक्सप्लेनेशन में बताया था, वो पर्सन जो एनरोल्ड हो रखा है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। लेकिन 53A की क्लॉज ए में ये बता रखा है, 53A के क्लॉज 1 में ये बता रखा है, कोई ऐसा पर्सन है जिसने रेप का ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन ऐसी जगह पे कमिट किया है जो आसपास कहीं पे भी कोई वो ही नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिशनर ही नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तब क्या करेंगे, तो क्लॉज 1 बता रहा है कि जहाँ पे उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उसके 16 किलोमीटर के रेडियस में सर्कल बना के कोई भी मेडिकल ऑफिसर आता है तो उसके पास ले जाएंगे और वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करें। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो मेडिकल एग्जामिनेशन रेप के ऑफेंस में तो बहुत ज़रूरी है। अब वो और जल्दी से जल्दी करवाना भी है वो। तो क्लॉज 1 में सिंपल यही बता रखा है कि जहाँ उसने ऑफेंस कमिट किया उसके 16 किलोमीटर के रेडियस में जो भी मेडिकल ऑफिसर आता है उससे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्लॉज 1 ये बताता है। 53A का क्लॉज 2 ये बताता है कि उस मेडिकल ऑफिसर के पास लेके गए, वो मेडिकल ऑफिसर करेगा क्या, सबसे पहले नाम और एड्रेस लिखिएगा जिस पर्सन को लेके आए हैं, जिसने रेप कमिट किया है उसका नाम और एड्रेस, कौन लेके आया, कौन सा पुलिस ऑफिसर लेके आया था उसका नाम और एड्रेस, क्या क्या टेस्ट किए उसने, क्या रिपोर्ट बनी है, वो सब उसमें मेंशन करेगा। 53A क्लॉज 2 में ये बता रहा है। अब 53A क्लॉज 3 क्या कहती है, 53A क्लॉज 3 क्या कहती है, वो ये बताती है कि कोई मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर कौन हो गया, जो एक्सपर्ट है अपनी लाइन में, जो इस मेडिकल लाइन में एक्सपर्ट है, जिसे नॉलेज है वहाँ की, तो मतलब वो एक्सपर्ट है उस लाइन में, तो वो अपना ओपिनियन दे रहा है उस पॉइंट ऑफ एक्ट पे अपना ओपिनियन दे रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया। एक्सपर्ट ओपिनियन हमने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 2 में सेक्शन 45 से लेकर 51 तक पढ़ा है, जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन बताता है। ठीक है, तो उसमें सेक्शन 45 से 51 तक जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसमें सेक्शन 51 हमें ये बताता है कि कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन, तो एक्सपर्ट जो है वो अपना ओपिनियन दे रहा है तो उसको ग्राउंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उसने ये ओपिनियन दिया। सेक्शन 51 ये बताता है कि ग्राउंड बताना पड़ेगा, किस ग्राउंड पे, किस बेस पे उसने अपना ये ओपिनियन दिया, अपना ये पॉइंट रखा है उसने। तो वही सेम चीज़ 53A क्लॉज 3 में बता रखी है कि जो भी मेडिकल ऑफिसर है जिसने अरेस्टेड पर्सन, जो रेप का एक्यूज्ड है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, अपने ओपिनियन दिए हैं, तो उसे ग्राउंड भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे क्लॉज 3 में। उसका 53A क्लॉज 4 हमें बता रहा है टाइम और प्लेस और डेट, ये सब कुछ मेंशन करेगा वो मेडिकल ऑफिसर कि इतने बजे लेके आए थे, इस दिन लेके आए थे। उसके बाद 53 क्लॉज 5 हमें ये बता रहा है, 53A क्लॉज 5 हमें ये बता रहा है कि जो भी वो ओपिनियन देगा, रिपोर्ट बना के देगा, रिपोर्ट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट चैप्टर 12 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 उसमें 173 में फाइनल रिपोर्ट जाती है, 173 क्लॉज 2 में फाइनल रिपोर्ट जाती है। तो जो भी वो डॉक्यूमेंट देगा, जो भी वो रिपोर्ट देगा मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन करने के बाद, वो फाइनल रिपोर्ट के साथ अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 5 में वो डॉक्यूमेंट भी जाएगा। है तो, क्योंकि है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही, वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही है वो अभी। तो उसमें जो और इन्वेस्टिगेशन में क्या करती है पुलिस ऑफिसर, जो एविडेंस कलेक्ट होते हैं, जो पॉइंट मिलते हैं, वो सारे एविडेंस कलेक्ट करके फाइनल रिपोर्ट के साथ सबमिट कर देते हैं कोर्ट में। वो फाइनल रिपोर्ट कहाँ जाती है, 173 क्लॉज 2 में जाती है, और डॉक्यूमेंट जो दिया है वो कहाँ जाता है, 173 क्लॉज 5 में जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है 53A क्लॉज 4 में, क्लॉज 5 में बता रखा है कि जो भी रिपोर्ट दी है उसने मेडिकल ऑफिसर ने, जिसने एग्जामिनेशन किया, वो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर 173 क्लॉज 5 में फाइनल रिपोर्ट के साथ कोर्ट में सबमिट कर देगा।
ठीक है। 53A इतना बता रहा है जो ऐड हुआ था 2005 में। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 54 की। सेक्शन 54 हमें क्या कहता है भाई साहब, आपने 53 में पढ़ा था एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था 53 में। कर कौन रहा था? मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा था। किसकी रिक्वेस्ट पे कर रहा था? तो मेडिकल पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, उसके रिक्वेस्ट पे मेडिकल प्रैक्टिशनर उस अरेस्टेड एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा था। तो सिंपल एक बात बताऊँ तो सेक्शन 53 जो है वो एक्यूज्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है, तो 54 अरेस्टेड पर्सन के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। ठीक है, अब 54 में 53 तो मैंने बता दिया था, वो जब तक पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट नहीं करेगा जब तक वो एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन 54 में बता दिया वो किसी की रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 54 मैंडेटरी इन नेचर है। ठीक, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करोगे तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ही होगा। कौन करेगा? कोई मेडिकल ऑफिसर करेगा। मेल है तो मेल मेडिकल ऑफिसर, फीमेल है तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जो रिपोर्ट बनेगी उसकी रिपोर्ट की एक कॉपी उस अरेस्टेड पर्सन के फैमिली मेम्बर को दे दी जाएगी। ठीक है, 54 खाली ये बता रहा है। 53 हो गया एक्यूज्ड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन और रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। 53A एक्यूज्ड ऑफ रेप। 53A ऐड हुआ था 2005 में। 54 ऐड हुआ था 2009 में, जो अरेस्टेड पर्सन के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है, जो मैंडेटरी इन नेचर है, कोई रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है 54A की। 54A भी हमारा 2005 में ऐड हुआ था, जो बात करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है? मतलब उसमें फिल्मों में देखा होगा जितने भी सस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं, जितने भी सस्पेक्ट, ठीक है, तो पुलिस एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है जिसमें जितने भी सस्पेक्टेड एक्यूज होते हैं, जितने भी सस्पेक्टेड ऑफेंडर होते हैं, उन्हें एक जगह खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद विक्टिम या वो विटनेस, कोई भी विटनेस, आई विटनेस जो है, वो उन्हें देख के पहचानता है कि इसने यहाँ यही है वो पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया था या इनमें से कोई नहीं है। वो होती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 1973 में सेक्शन 54A में बता रखी है, जो 2005 में ऐड हुआ था। लेकिन यही टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 2 में सेक्शन 9 में भी बता रखी है। कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसे पॉइंट जो आइडेंटिफाई कर रहा है फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, वहाँ पे भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बता रखी है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बता रखी है सेक्शन 54A में, जो 2005 में ऐड हुआ। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जो आई विटनेस है, जो विक्टिम है, वो फिजिकली या मेंटली कैपेबल नहीं है कि कोर्ट में लाएं उसे। विक्टिम हॉस्पिटल में ही है अभी, तो कोर्ट में नहीं आ सकता, लेकिन हमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी करवानी है। तो क्या होगा? तो ये प्रोवाइजो ऐड हुई थी सेक्शन 54A में 2013 में ऐड हुई थी प्रोवाइजो। ठीक है, 2013 में प्रोवाइजो ऐड हुई थी। उसमें ये बताया था कि अगर कोई विक्टिम जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में आइडेंटिफाई करेगा, या फिर कोई भी आई विटनेस, वो कोई भी विक्टिम या कोई भी आई विटनेस जब फिजिकली या मेंटली कैपेबल नहीं है, तो जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कंडक्ट होगी वो उनके प्लेस पे कंडक्ट होगी, जहाँ पे वो है वहाँ पे कंडक्ट होगी। हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में कंडक्ट होगी, और इन प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहाँ प्रेजेंट होगा और उसके सामने वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट होगी। ठीक है, 54A की प्रोवाइजो है ये जो 2013 में ऐड हुई थी। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है, 53, 53A, 54, 54A। 53 में हमने एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक्सप्लेनेशन, एग्जामिनेशन क्या होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है। 54A में हमें 53A में पता लग गया कि कोई भी एक्यूज्ड है रेप का, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसने ऐसी जगह पे ऑफेंस कमिट किया जहाँ आसपास कोई है ही नहीं, मेडिकल प्रैक्टिशनर ही नहीं है, तो 16 किलोमीटर रफ पॉइंट आ जाएगा। फिर वो पूरा रिपोर्ट बनी है, रिपोर्ट सबमिट होती है 173 क्लॉज 5 के साथ। 53A ऐड हुआ था 2005 में। 54 हमारा अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है, जो मैंडेटरी नेचर है, कोई रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है।
टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड लिंक क्या था सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ। उसमें प्रोवाइजो ऐड हुई थी 2013 में कि मेडिकल एग्जाम वो मेंटली या फिजिकल फिट नहीं है तो उसकी प्लेस पे कंडक्ट होगा टीआईपी, और इन प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये क्वेश्चन आया था कि किसकी प्रेजेंस में होगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होगा। 54A ये बता रहा है। 55 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 55A भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ और केयर से डील करता है। इसका 55A में ये है कि ये ऐड कब हुआ था, ये आ जाता है 55A जो सेक्शन है ये ऐड कब हुआ था, तो ये 2009 में ऐड हुआ था 55A। 56 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी ने भी अरेस्ट किया, पुलिस ऑफिसर ने या प्राइवेट पर्सन ने, पुलिस ऑफिसर ने जब अरेस्ट किया जब वो ऑन ड्यूटी नहीं था, किसी पर्सन को अरेस्ट किया, ठीक है। अब ये अपने आप लिंक कर लेना 43 में कि प्राइवेट पर्सन कब कब अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कब कब अरेस्ट कर सकता है। तो जब वो उन्होंने अरेस्ट किया तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो वो नियर बाय पुलिस ऑफिसर में उसे सबमिट कर देंगे। 56 इतना कहता है। 57 भी कुछ नहीं कह रहा कि 57 इतना ही कह रहा 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जिसे भी अरेस्ट किया प्रेजेंट कर देना कोर्ट के सामने। मेन आता है 58। 58 क्या कह रहा है, सेक्शन 58 हमें ये बता रहा है कि भाई साहब हमने अरेस्ट कर लिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, सेक्शन 41 को रेफर करके कर लिया। नॉन कॉग्निजेबल था, नेम और एड्रेस नहीं बताया था, 42 को रेफर करके कर लिया। कैसे भी हमने अरेस्ट कर लिया, और जो प्रोसीजर डिफाइन कर रखा है चैप्टर 5 41 से लेके 60A तक, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके किया। कोई अल्ट्रा वायरस कोई एक्ट कमिट नहीं किया पुलिस ने, उस जो पावर दी गई है जितना बोला गया उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अरेस्ट किया। तो अरेस्ट कर लिया, अब क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले वो इन्फॉर्म करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को इन्फॉर्म करेंगे कि हमने इस पर्सन को अरेस्ट किया, इस ऑफेंस में अरेस्ट किया। या तो डीएम को इन्फॉर्म करेंगे, या डीएम कहता है कि या तो डीएम को इन्फॉर्म करेंगे, या डीएम कहता है कि वो डेलीगेट कर देता है कि एसडीएम को इन्फॉर्म कर दो, तो एसडीएम को इन्फॉर्म करेगी पुलिस। बस इन्फॉर्म करेगी कि हमने इस पर्सन को अरेस्ट किया, यहाँ से अरेस्ट किया, ताकि डीएम और एसडीएम जो है वो सुपरवाइज कर सकें। बस 58 ये कह रहा है कि जिस पर्सन को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अब इन्फॉर्म करना पड़ेगा डीएम को, या डीएम डेलीगेट करता तो एसडीएम को। 58 इतना ही कह रहा है। 59 कुछ नहीं कह रहा कि जिस पर्सन को अरेस्ट करने की नीड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन से पता लगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। 60 में कह दिया कि वो अरेस्ट हो रखा था, वहाँ से इवेड करके भागने लग गया, तो ज़रूरी नहीं है जिस पर्सन पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया वही उसे पकड़ने जाएगा, ना कोई भी पकड़ सकता है। 60A में कह रखा है कि जो भी अरेस्ट होगा वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होगा, जो चैप्टर 5 में सेक्शन 41 से 60A तक अरेस्ट का प्रोसीजर बता रखा है ना, क्योंकि अरेस्ट मैंने बताया कहीं डिफाइन ही नहीं है, चाहे आप आईपीसी ले लो सीआरपीसी ले लो, अरेस्ट कहीं डिफाइन ही नहीं है। चैप्टर 5 सीआरपीसी हमें यही बता रहा है कि अरेस्ट कब कब कर सकते हैं, कब कब नहीं कर सकते, ठीक है। तो 60 में यही बता रहा है कि जो भी अरेस्ट होगा वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होगा, उसके अलावा कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। 60A यही कह रहा है। तो ये आज हमारा सेक्शन समअप हो गए पूरे चैप्टर 5 41 से लेकर 60A तक, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कैसे होता है, प्राइवेट पर्सन मजिस्ट्रेट कैसे करता है। अब हमारी प्रोटेक्शन दी गई थी आर्म फोर्स को, जो हमने लिंक किया था सेक्शन 197 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर नंबर 14 के साथ, कि पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकती विदाउट परमिशन, इवन कोर्ट भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकता विदाउट परमिशन। 46 कर लिया, 46 में अरेस्ट होता कैसे, 47 में सर्च की थी प्लेस पे, 48 49 में अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करोगे। 50 इंपॉर्टेंट था, जो मैंने बताया कि उसकी अगर कंडीशन फॉलो नहीं करी। 50 में क्या कंडीशन थी, 50 में ये कंडीशन थी भाई आपने जिसे भी अरेस्ट किया है उसको उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता दो। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने के बाद उसको ये बता दो कि इस ऑफेंस में उसे बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, सिंपल। अगर ये फॉलो नहीं किया तो पूरा अरेस्ट जो है वो इनवैलिड माना जाएगा। 50A ऐड हुआ था डी के बासु केस के बाद कि डायरी मेंटेन करेंगे किसको इन्फॉर्म किया है, किसको इन्फॉर्म नहीं किया। 51 से लेके 60 तक मैंने अभी बता दिया। तो अरेस्ट का पूरे सेक्शन कवर अप हो गए हैं। अगर इसके बाहर जाके कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, जैसे मैंने बता दिया सेक्शन 42 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट। अगर नाम और एड्रेस आपसे पूछा और आप नाम और एड्रेस नहीं बता रहे, लेकिन आपने सही नाम और एड्रेस बता दिया उसने, उसके बाद भी अरेस्ट कर रखा है पुलिस ऑफिसर ने, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 220 में लाइबल होगा।
सेक्शन 220 ऑफ आईपीसी। ठीक है, उसके बाद पूरा अरेस्ट का टॉपिक हो गया ये। अब वो मिसयूज़ करके करता है पुलिस अफसर तो क्या प्रोसेस होगा वो सब कर लिया। अब इसमें कुछ केस लॉज रह गए हैं 4-5, और अरेस्टेड पर्सन के राइट क्या है वो रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।